हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिविजन सीरीज ऑफ ऑडिट। आज हम लोग 3400 ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पूरा वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वो कैसा लगा। सजेशंस दे सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोगों को लगेगा यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है जिससे कि मेरी भी हेल्प हो रिविजन करने में ऑडिट का, और आप लोगों की भी हेल्प हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऐसे ही 3400 स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता क्या है ना, वो पहले जान लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब, अभी अगर मैं एकदम इजी एग्जांपल दूँ तो जब हम लोगों को बैंक से लोन लेना होता है, किसी बिजनेस किसी एंटिटी को बैंक से लोन लेना होता है, तो बैंक क्या मांगती है? फ्यूचर ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन दी अजम्पशंस, राइट। सो वो होते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो PFI is the financial information which is based on assumptions कि अब कितनी सेल्स हो सकती है, कितना ग्रोथ होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसके बेसिस पर बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द assumptions about the future events and possible actions by the entity which is highly subjective in nature and which requires the exercise of considerable judgment। फिर आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट जो होते हैं जिसमें हमको अश्योरेंस देनी होती है, इट मे रिलेट टू एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अदर देन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, इट मे रिलेट टू एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रिपेयर की गई है, ये उनके अलावा जितने सब्जेक्ट मैटर है ना, उसके एग्जामिनेशन के लिए ये अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेट करता है। और एग्जामिनेशन रिलेट्स टू व्हाट? एग्जामिनेशन में रिलेट्स टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। नॉन फाइनेंशियल मैटर्स बोले तो जैसे डिज़ाइन, ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब हो गए आपके नॉन फाइनेंशियल मैटर्स एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इनकी एग्जामिनेशन करने के लिए ये अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेट करता है, ठीक है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड प्रिपेयर्ड है। अब ये जो SAE है, इस स्टैंडर्ड्स में कितने लेवल तक की अश्योरेंस दी जाती है? तो वो मॉडरेट लेवल की, एकदम हाई अश्योरेंस नहीं दी जाती। इट्स अ लेवल, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय दी स्टैंडर्ड्स ऑन दी अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब प्रॉपर स्टार्ट होगा अपना SAE 3400। हमको पता चल गया PFI का क्या मतलब होता है, ठीक है, किसके लिए ये स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशन करता है, ये सब। अब सर, अजम्पशंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे अजम्पशंस की बातें होगी। PFI कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट मतलब एकदम प्रैक्टिकल बातें, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें बोले तो कि हम एकदम दिमाग से प्रैक्टिकली अज्यूम कर रहे हैं कि आगे इतनी ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी नॉर्मल ग्रोथ रेट हमारी है 10 से 15% की, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 से 16 या 11 से 15, इस तरीके की। तो ये प्रैक्टिकल है, एकदम वो मनगढ़ंत नहीं है, ठीक है। सो PFI, prospective financial information prepared on the basis of assumption as to future events and actions which the management expects to take place, ठीक है। तो ये PFI कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है? जो assumptions फ्यूचर इवेंट्स के हैं वो, और जो एक्शंस लिए गए हैं, और वो कौन लेता है एक्शंस, और ये assumptions which the management expects to take place, उसके बेसिस पे PFI प्रिपेयर होता है। और ये है ना बेस्ट एस्टिमेट assumptions है,
जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एस्टिमेटेड एक्सपीरियंसेस। हम एस्टिमेटेड एक्सपीरियंसेस जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है एडवर्स डेविएशन का, मतलब एकदम अलग ही जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हमने तो सोच समझ के प्रैक्टिकली सारे एजम्पशंस लिए हैं, इसलिए उसमें कोई भी एडवर्स डेविएशन का रिस्क नहीं होता, ठीक है। ये हो गया अपना फोरकास्ट क्या होता है। अब प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन में रहती है कुछ मनगढ़ंत, कुछ हाइपोथेटिकल बातें, ठीक है। PFI prepared on the basis of hypothetical assumptions about future events and management actions which is not necessarily expected। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो assumptions हमने लिए हैं ना वो पूरे हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल अजम्पशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एंटिटी है ना जो स्टार्टअप फेज में होती है या तो फिर उनके ऑपरेशन में कुछ एकदम मेजर चेंज हो गया है, तब जाके वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस लेती है अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स। ओके, मिक्सचर ऑफ बोथ, जिसमें कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस मतलब ये आपका फोरकास्ट, और हाइपोथेटिकल अजम्पशन मतलब प्रोजेक्शन, दोनों अजम्पशंस रहते हैं, उसमें होता है मिक्सचर ऑफ बोथ। ये हो गया फोरकास्ट क्या होता है और आपका हो गया प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। अब सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है PFI को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने की? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या बोलते हैं PFI को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने की। साथ ही मैनेजमेंट क्या करेगा, PFI को आइडेंटिफाई और उसको डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। उसके बाद वो किसके मतलब बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, आपने किस बेसिस पे फोरकास्ट किया है वो एक्सप्लेनेशन देगा मैनेजमेंट, साथ में अजम्पशंस क्या लिए गए हैं वो भी बताएगा मैनेजमेंट। अब ओपिनियन एज टू वेदर रिजल्ट्स शोन इन PFI विल बी अचीव्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जो भी ओपिनियन आपका PFI में होगा एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन PFI विल बी अचीव्ड, ये हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे इस assumptions में, ठीक है, इस स्टैंडर्ड में। अब क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो है मतलब जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स PFI से एसोसिएटेड रह सकते हैं क्या? तो प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा है क्लॉज 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू CA एक्ट, जो CA इन प्रैक्टिस है, CA इन प्रैक्टिस है, he is deemed to be guilty of professional misconduct if he permits his name या तो फिर उसके फर्म का नाम to be used in connection with an estimate of earning contingent upon future transaction। अगर उसने अपना नाम इससे एसोसिएट किया, इसके कनेक्शन में अपना नाम और या तो फिर अपने फर्म का नाम रखा या परमिट किया, उस केस में वो गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। और इसमें वो बता रहा है ना मैनर which may lead to belief that he vouches for accuracy of forecast। इससे ना सामने वाले को ऐसा लगेगा कि उसने फोरकास्ट की एक्यूरेसी को वाउच किया है CA इन प्रैक्टिस ने, तो ऐसा अलाउड नहीं है। बट ये ऐसा कब कर सकता है? एक केस में अलाउड है। When can he prepare प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड रिव्यू देम? कब करेगा? जब वो अपनी रिपोर्ट में ना क्लियरली 3 चीजें मेंशन करेगा, इंडिकेट करेगा। सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, फिर जो भी वो फोरकास्ट कर रहा है उसका बेसिस क्या है, एंड जो अजम्पशंस ले रहे हैं वो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ही डजंट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। उस केस में वो क्या कर सकता है सर जी, वो प्रिपेयर कर सकता है प्रॉफिट या तो फिर फाइनेंशियल फोरकास्ट, जब वो सोर्स, बेसिस फॉर फोरकास्ट और मेजर एजम्पशंस क्लियरली इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो भी मेंबर्स एग्जामिन करते हैं PFI को, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है? ड्यूटीज बहुत इजी है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन, अभी देखो ये क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट है, दिस इज नॉट ऑडिट, इसीलिए इसमें क्या यूज किया है SAE, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा नहीं बोला है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। किस चीज का एविडेंस लेगा कि मैनेजमेंट्स के जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। इसको IC सीधा भी तो लिख सकता था ना कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस आर रीजनेबल, पर नहीं, उसको उल्टा लिखना है, ठीक है, हम भी ऐसा ही लिखेंगे फिर।
बेस्ट एस्टिमेट assumptions आर नॉट अनरीजनेबल एंड जो हाइपोथेटिकल assumptions है दे आर कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका एविडेंस ऑब्टेन करेगा ऑडिटर, ठीक है। सेकेंड ऑब्टेन क्या करेगा सर, पीएफआई जो है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज प्रॉपरली प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions। फिर पीएफआई से रिलेटेड तीनों पॉइंट है। पीएफआई में पहला पॉइंट है प्रॉपरली प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, फिर दूसरा पॉइंट है प्रॉपरली प्लान्ड एंड जितने भी मटेरियल assumptions है ना वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज होने चाहिए। तो मटेरियल assumptions में इंक्लूडिंग क्लियर इंडिकेशन वेदर दे आर बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल, जो भी assumptions है हमको उसमें क्लियरली इंडिकेट करना है कि क्या ये बेस्ट एस्टिमेट assumptions है कि हाइपोथेटिकल assumptions है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, prepared on consistent basis, PFI prepared on consistent basis with the historical financial statement using appropriate accounting policy। ये चार चीजों के बारे में उसको sufficient appropriate evidence obtain करना है, ठीक है। ये हो गए क्या ड्यूटीज ऑफ द मेंबर। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेगा ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। सबसे पहले वो देखेगा कि ठीक है अगर मुझे एक्सेप्ट करना ही है एंगेजमेंट तो मुझे ये जानना है कि ये इंफॉर्मेशन का इंटेंडेड यूज क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या ये इंफॉर्मेशन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, मतलब सबके लिए है, या तो फिर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सो इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड पॉइंट क्या whether the information will be general और limited distribution। ये दो पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, फिर ऐसे मैंने याद करने के लिए बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने ये देखा हुआ था। इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन वेदर इंफॉर्मेशन विल बी जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर वो ऑडिटर बोलेगा ठीक है पेन लाओ मैं साइन कर देता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर दिया ये एंगेजमेंट, है ना। तो PEN, पी से पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन, ई से elements to be included in the information and the nature of assumptions, which is whether it is the best estimate assumptions or hypothetical assumptions, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेगा ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। ही विल सी दैट व्हाट इज द इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर सेकेंड पॉइंट वेदर द इंफॉर्मेशन विल बी जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वो बोलेगा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पेन लाओ साइन कर दूंगा। P, period covered by the information। E, element to be included in the information, and N, nature of assumptions, best estimate या तो फिर hypothetical assumptions। ये हो गया। अब प्रोसीजर क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर। जब अपन डिटरमाइन करते हैं द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स और मैटर्स का, मतलब बैक फॉलोइंग मैटर्स को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब 6-7 पॉइंट थे, मैंने 6 पॉइंट डाले हैं। 3 लोगों के पॉइंट्स है। सबसे पहले 2 पॉइंट जो है ना वो एंगेजमेंट टीम के बारे में है, एंगेजमेंट टीम के ऊपर है। तो हमको ये मैटर्स में इस मैटर को कंसिडर करना है कि वेदर द एंगेजमेंट टीम shall have the knowledge which is obtained in the previous engagement। एंगेजमेंट टीम को प्रीवियस एंगेजमेंट में क्या नॉलेज ऑब्टेन हुई है उसको कंसिडर करना, ठीक है। सेकेंड क्या कंसिडर करना, जो है आपकी एंगेजमेंट टीम है ना उसका एक्सपीरियंस क्या है बिजनेस के साथ, एंड इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स एंड रिपोर्टिंग ऑन PFI, ठीक है। इंडस्ट्री जिसमें वो एंटिटी ऑपरेट करती है एंड जो भी PFI में रिपोर्टिंग होती है वो कंसिडर करना है। ये 2 पॉइंट हो गए एंगेजमेंट टीम के बारे में। अब मैनेजमेंट के 2 पॉइंट है। मैनेजमेंट की कंपिटेंस देखनी है इन द प्रिपरेशन ऑफ PFI, मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड जो भी मैनेजमेंट जजमेंट लगाता है उससे PFI में वो PFI कितने हद तक इफेक्ट होता है वो देखना है। तो कंपिटेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ PFI, एक्सटेंट टू विच PFI इज अफेक्टेड बाय द मैनेजमेंट जजमेंट। ये हो गए 2 मैनेजमेंट वाले पॉइंट। बिजनेस में हमको ये देखना है कि बिजनेस की स्टेबिलिटी वो कंसिडर करना है। एंड एक और पॉइंट था लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितने चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के, ठीक है। फटाफट फिर से एंगेजमेंट टीम के 2 पॉइंट से हमको देखना है कि नॉलेज ऑफ
नॉलेज ऑब्टेन इन द प्रीवियस एंगेजमेंट। सेकेंड पॉइंट ये एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस बिजनेस के साथ, कौन सी इंडस्ट्री में एंटिटी ऑपरेट कर रही है एंड पीएफआई में रिपोर्ट कर रही है। उसके बाद पीएफआई क्या बोलते हैं प्रिपेयर करने में मैनेजमेंट की कितनी कंपीटेंस है और मैनेजमेंट के जजमेंट से पीएफआई किस हद तक इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड देन लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। When assessing the presentation and disclosure of PFI and underlying assumptions, in addition to specific requirements of relevant statutes, regulations as well as relevant professional pronouncements need to be considered. हमको ये देखना है कि क्या जो प्रेजेंटेशन है पीएफआई का वो इंफॉर्मेटिव है ना, वो मिसलीडिंग तो नहीं है, ये चेक करना है। क्या चेक करना है, पीएफआई का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए ना कि मिसलीडिंग होना चाहिए, ये हमको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद 4 पॉइंट है, AACD, बी नहीं है, AACD। ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज विच इज क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू पीएफआई, हमको वो देखना है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो क्या मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना वो नोट्स टू पीएफआई में क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। फिर ए से अजम्पशंस भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज होने चाहिए नोट्स टू पीएफआई में। अजम्पशंस ये कि क्या वो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है कि वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। सी, इफ देयर इज एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब देखो अगर उसमें कोई चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में, जैसे कि वो WDV से स्ट्रेट लाइन मेथड में जा रहा है ना, फीफो से जा रहा है वो आपका एवरेज इन्वेंट्री वाले में, तो कोई भी चेंज होगी अकाउंटिंग पॉलिसी में, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एंटिटी फ्रॉम दैट डिस्क्लोज्ड इन द मोस्ट रिसेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग पॉलिसी थी उससे अगर कोई भी चेंज होता है आपके पीएफआई में तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है, आपको रीजन बताना है कि आपने चेंज क्यों किया एंड इफेक्ट देना है ऑन पीएफआई एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, डेट एज ऑफ विच पीएफआई वाज प्रिपेयर्ड इज डिस्क्लोज्ड, कितने डेट तक पीएफआई प्रिपेयर किया गया है वो डिस्क्लोज करना है। और मैनेजमेंट कंफर्म करेगा कि जो भी अजम्पशंस हमने लगाई है ना वो उस डेट के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम ऐसे कोई हमने एकदम पिछला 10 साल पहले का कंडीशन देख के आज कोई अजम्पशन नहीं लगाए, वो आज की डेट के लिए एकदम अप्रोप्रिएट अजम्पशंस हमने लगाए हैं, वो मैनेजमेंट कंफर्म कर लेगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट वाला सेक्शन हम बुक से कर लेते हैं, बुक से ये रही बुक, अरे ये तो एक मिनट, आ गया ये अच्छे से दिया होगा। ठीक है यार, जिसमें रिपोर्ट में सेम चीज़ है, टाइटल है, एड्रेस ही है और लास्ट वाला डेट प्लेस सिग्नेचर है। बीच वाले पढ़ लेते हैं। आपको ये रिपोर्ट करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, फिर रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल टू द एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, उसके बाद स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीएफआई प्रिपेयर करने के लिए इंक्लूडिंग एनी अंडरलाइन असम्पशंस, फिर व्हेन एप्लीकेबल रेफरेंस टू द पर्पस बताना है एंड आपको बताना है कि रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीएफआई है वो रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद आप बता दोगे स्टेटमेंट दैट द एग्जामिनेशन प्रोसीजर इंक्लूडेड एग्जामिनेशन ऑन टेस्ट बेसिस ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग assumptions अमाउंट्स अदर डिस्क्लोजर्स फोरकास्ट ऑल अदर डिस्क्लोजर्स इन द फोरकास्ट और प्रोजेक्शन, वो सब डिस्कस करना है। ये एक बार आप पढ़ लेंगे और इसके बाद वाला मैं रिवाइज कर लेती हूँ। मॉडिफिकेशन टू रिपोर्ट क्या होता है, देखो जब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई एडिक्वेट नहीं होता, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, क्वालिफाइड या तो फिर एडवर्स ओपिनियन दोगे। ये अपन कब देते हैं एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन, जब हमको सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है, ठीक है, वो तब देते हैं। तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल इसका देखो क्या है कि जब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई इजंट एडिक्वेट वेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फेल्स टू एडिक्वेटली डिस्क्लोज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाईली सेंसिटिव assumptions, इस केस में वो एडिक्वेट नहीं हुआ है ना, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा ओपिनियन क्वालिफाइड या तो फिर एडवर्स, ठीक है, और या तो फिर नहीं कर पा रहा है ना वो टाटा बोल देगा, विथड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द विड्रॉवल बी मेड एज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज बिलीव्ड दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट assumptions, जैसे कि कंपाउंडिंग रेट जो भी होता है वो अज्यूम किया गया है और ना
वो रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो सही से सही assumptions हमने नहीं लगाया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा मतलब एक बेसिक सा जो शुरू का एकदम कंपाउंडिंग रेट होता है जिसके बेसिस पे आगे की प्रिपरेशन होती है पीएफआई में, वही गलत है, वही मतलब रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना आपको एडवर्स ओपिनियन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडवर्स में क्या, क्यों एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव है। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड विथ रीजंस और विड्रॉवल फ्रॉम द एंगेजमेंट। So this is it, 3400 all done। इसके बाद 3402 और 3420 शायद वो कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। And yes, let's revise the another one in the next video. All the best.